हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करेंगे बान थ्यूनेन का मॉडल, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बान थ्यूनेन का मॉडल। मैं हूं रविचंद्रा, आज बात करेंगे बान थ्यूनेन के मॉडल के बारे में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बान थ्यूनेन का मॉडल कब आया था, क्यों आया था और किस लिए इन्होंने बताया था कि ये बान थ्यूनेन का मॉडल किस कार्य के लिए प्रयोग किया गया और आज भी इसको प्रयोग में लाया जा रहा है इसके बेस के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहला इसमें पूछा जाता है एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी, यानी कि एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी यानी कि कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत, यानी कि कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया और इसी को कहते हैं कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत और कृषि का स्थानीयकरण मॉडल। तो पूछा जाएगा कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया और कृषि का स्थानीयकरण मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो दिया गया था J.H. वान थ्यूनेन यानी कि जॉर्ज हेनरी वान थ्यूनेन के द्वारा 1826 में दिया गया था। तो पूछा जाए स्थानीयकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो स्थानीयकरण का सिद्धांत जॉर्ज हेनरी वान थ्यूनेन ने दिया। और कब दिया, तो फ्रेंड्स ये जो दिया था 1826 में ये दिया गया था। इनका जो समय था 1783 से लेकर 1850 के मध्य में रहा था। फ्रेंड्स, इनके मॉडल का जो संदर्भ है, किस बेस पर, किस संदर्भ पर लाया गया था, तो फ्रेंड्स ये जो था कृषि भूमि उपयोग मॉडल इस संदर्भ पर आधारित है कि भूमि से किस निश्चित विधियों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन तथा तुलनात्मक रूप से कम लागत को प्राप्त किया जा सके। यानी किसी निश्चित विधि द्वारा, कोई निश्चित विधि हो उसके द्वारा अधिक से अधिक अनुपात में या तुलनात्मक रूप से कम लागत हो। अगर हम मान लीजिए फ्रेंड्स कोई काम करते हैं तो किसी काम को करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं उसमें कम से कम लागत लगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो उन्होंने इसी के लिए बताया था कि जो मॉडल्स हैं वो ऐसी विधियां उसमें यूज की जाएं जिसमें कम से कम लागत लगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो देखते हैं आगे। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जो मैसेज ऑफ फॉलोइंग में पूछ लेते हैं और वन लाइनर में भी पूछ लेता है कभी कभी, और पूछेगा द आइसोलेटेड स्टेट, यानी कि द आइसोलेटेड स्टेट का मतलब होता है कि एक एकाकी प्रदेश, यानी कि एकाकी प्रदेश यानी कि विलक प्रदेश। विलक प्रदेश का मतलब ये होता है कि कोई प्रदेश अपने आप में इतना विकसित होता है, डेवलप्ड होता है, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनसे वो एक विशिष्टता रखता है। तो उसी को विलक प्रदेश कहा था, इन्होंने एक एकाकी प्रदेश कहा था। तो इसका मतलब यही होता है कि यानी कि कोई भी अगर सेंटर है तो वो अपने आप में ऐसा है कि वो किसी और से संबंध नहीं रखता, यानी कि अपने आप में ही वो विलग होता है, एक अलग होता है। बाकी देख लेते हैं। फिर आता है स्टडी क्षेत्र, यानी कि आपको पता है जो पूछा जाएगा कि वान थ्यूनेन कहाँ के निवासी हैं, तो वान थ्यूनेन जर्मनी के निवासी हैं, यानी कि ये जर्मन से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है वन लाइनर में पीजीटी है, टीजीटी है, इनमें पूछा जा सकता है कि वान थ्यूनेन कहाँ के निवासी हैं। जैसे पूछा गया था कि पीटर हैगिट कहाँ के निवासी हैं, तो ब्रिटिश के हैं। ऐसे ही हमबोल्ट कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। रिस्थोफन कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। रिक्टर कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। तो ऐसे वन लाइनर में पूछा जाता है। तो पूछा जाए कि वान थ्यूनेन कहाँ के निवासी हैं, तो फ्रेंड्स ये जो हैं जर्मन के निवासी हैं। तो जर्मन में कहाँ के, तो जर्मनी का एक यानी कि मैक्लेनबर्ग है फ्रेंड्स, मैक्लेनबर्ग। तो ये मैक्लेनबर्ग में फ्रेंड्स क्या करते थे, वहाँ पर रहते थे। एक फर्म थी, फर्म, वहाँ पर ये फर्म में कम से कम 40 वर्ष उन्होंने उस फर्म में मैनेजर के तौर पर, यानी कि एक मैनेजर के रूप में वहाँ कार्य किया था। पूछा भी जा सकता है कि 40 वर्ष तक मैक्लेनबर्ग में एक मैनेजर के पद पर रहते हुए कार्य किया। तो फ्रेंड्स वान थ्यूनेन थे। इनका जो स्टडी क्षेत्र था जर्मनी का मैक्लेनबर्ग था। पूछा जा सकता है
कि जो स्टडी क्षेत्र था बांथियन का वो कहाँ है, तो जो स्टडी क्षेत्र है फ्रेंड्स वो मैक्लेनबर्ग है जो कि जर्मनी में है। और इनका जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, इनका सिद्धांत अनुभव यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर इन्होंने मैक्लेनबर्ग में रहते हुए वहाँ की खुद यानी खुद से वहाँ अनुभव के द्वारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया और बताया कि हमारी बात करेंगे इसमें। इन्होंने ये सिटी बताई थी, सेंटर बताए थे 6 यानी बले कंसेंट्रिक जोन बताए थे, किस बले में क्या क्या रखना चाहिए एक फर्म के अंदर रहते हुए। इन्होंने ये सारी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको बताने की कोशिश की। तो इन्होंने ये बताया था कि ये जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आधारित है और इनका सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर आधारित था। तुलनात्मक लाभ का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम कितना कॉस्ट मतलब खर्च कर रहे हैं और कितना उससे लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसको बेस बनाकर इन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक लाभ पर आधारित सिद्धांत किसने दिया, तो फ्रेंड बांथियन ने। इन्होंने तुलनात्मक आधार की बात की यानी लाभ की बात की थी। तो पूछा जाएगा, इन्होंने एक परिकल्पना बनाई थी, उस परिकल्पना में कहा गया था कि जैसे जैसे सिटी यानी शहर से दूर जाते हैं तो लैंड यूज यानी भूमि उपयोग, जब कोई सिटी है, मान लीजिए फ्रेंड्स ये सिटी है, अगर इस सिटी से हम बाहर की ओर जाएंगे फ्रेंड्स तो जो लैंड यूज है यानी कि जो भूमि उपयोग है उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि धीरे धीरे बदलता जाता है। यानी कि यहाँ का जो भूमि उपयोग है यहाँ से और यहाँ के जो भूमि उपयोग में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी धीरे धीरे बदलता जाता है। इसी को इन्होंने एम्पेरिकल मेथड कहा। पूछा भी गया था फ्रेंड्स कि एम्पेरिकल के जो एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी है, कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत या कृषि स्थानीकरण मॉडल है, तो वो किस बेस पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स एम्पेरिकल मेथड, ये PYQ में पूछा गया है किस पर आधारित है, तो एम्पेरिकल मेथड यानी कि एम्पेरिकल मेथड पर आधारित है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे फ्रेंड्स। सबसे पहला बताया था कंसेप्ट ऑफ रेंट यानी कि आर्थिक लगान के बारे में बताया था। दूसरा, किसी फसल की गहनता यानी किसी फसल की गहनता में मार्केट से बढ़ने पर उसकी गहनता में कमी आती है। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी सिटी है, तो सिटी से अगर हम दूर जाएंगे, यहाँ सिटी है, अगर सिटी से हम यहाँ आएंगे दूर जाएंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है, गहनता है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। कारण क्या बता फ्रेंड्स, जो सिटी होती है तो सिटी के अंदर लेबर अच्छे से मिल जाएगी और मशीनरी अच्छे से मिल जाएगी और जो फर्टिलाइजर है मतलब उर्वरक वगैरह हैं वो यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। क्योंकि उस समय 1826 की बात है फ्रेंड्स, तो जब शुरुआती होती थी नगरीकरण की, तो उस समय क्या होता था कि सिटी के आसपास ही अगल बगल में क्या होता था कि सारी खेती भी यहीं पर होती थी, लेकिन खेती उन्हीं चीज़ों की इसके सिटी के आसपास होती है जो हमें हाथों हाथ यानी जरूरत होती है, जैसे वेजिटेशन है, वनस्पति है। आगे बताएंगे फ्रेंड्स, सबके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ देख लेते हैं, यानी कि मार्केट से बढ़ने पर, यानी सिटी यानी ये मार्केट है, इससे बढ़ने पर उसकी गहनता में कमी आती है। कारण बताया वहाँ उर्वरक और मशीनरी और लेबर, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो लेबर भी कम मिलेंगे और मशीनरी का उपयोग भी कम होगा और जो हमारे उर्वरक हैं वो आसानी से गांव में या उस सिटी से हटकर प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये बात बताई थी। पूछा भी जा सकता है कि किसी फसल की उत्पादन गहनता में मार्केट से बढ़ने पर उसकी गहनता में कमी आती है। ये जो बात है ये किसने कही थी, तो फ्रेंड्स ये जो बात कही है बांथियन ने कही है। पूछा जाएगा तीसरा कि मार्केट से दूरी बढ़ने पर, यानी ये मार्केट है यानी सिटी है, उससे दूरी बढ़ने पर भूमि उपयोग में अंतर आता है और सिटी के पास है तो लाभ ज्यादा होगा। यानी कि मार्केट है, मान लीजिए कोई भी मार्केट है, उससे दूरी बढ़ने पर भूमि उपयोग में अंतर आता है, यानी कि जो भूमि का उपयोग है, लैंड यूज है, उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। अगर सिटी के पास है तो लाभ ज्यादा होगा। लाभ क्यों ज्यादा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि सिटी के अंदर प्रत्येक चीज आसानी से हमें मिल जाती है, जिसके कारण हमें काफी लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे
जो लाभ की प्रक्रिया है वो कम होती चली जाएगी। इनकी कुछ मान्यताएं थी, ये भी बात पूछी जा सकती है, यानी कि मार्केट से दूरी बढ़ने पर, डिस्टेंस बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर भूमि उपयोग में अंतर आता है, बिल्कुल आता है। अगर सिटी के पास है तो लाभ ज़्यादा होगा, यानी कोई भी सिटी है उसके अगल बगल है तो उसको जो है लाभ ज़्यादा होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इनकी मान्यताएं थी, क्योंकि फ्रेंड्स आपको शायद विजिबल नहीं होगा, ये बहुत कम दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये सिटी है फ्रेंड्स, ये सिटी है, मान लीजिए पूरी सिटी है, तो सिटी है तो सिटी में हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? सिटी में दूध है, सब्जी है, फल है और वेजिटेशन वगैरह है, तो कहाँ होती हैं सारी चीज़ें? सिटी में देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सिटी में ही इनका यूज ज़्यादातर होता है। और जैसे जैसे हम इसकी दूरी बढ़ेगी, सिटी से हम दूर आएंगे, तो दूर ऐसा तो है नहीं कि सिटी के अंदर हम वीट यानी गेहूँ लगा दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे, सिटी के चारों तरफ या अगल बगल उस चीज़ को लगाएंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे वेजिटेशन है, अब गेहूँ है, गेहूँ तो अगर हम यहाँ भी लगा देंगे फ्रेंड्स, यहाँ भी लगा देंगे, तीसरे चौथे पाँचवें वाले में भी लगा देंगे, तो गेहूँ खराब होने की चीज़ तो है नहीं, वो तो यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट होने के माध्यम से चली जाएगी। लेकिन अगर हम सब्जी को यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तक पहुँचने में, सिटी तक पहुँचने में काफ़ी समय भी लगेगा, जिसके कारण दूध है खराब हो सकता है, प्लस वेजिटेशन है वो भी खराब हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराब हो सकती हैं। इसलिए जो वेजिटेशन वगैरह है वो सिटी के आसपास लगेगी, बिल्कुल मान्यता इनकी ये ठीक है। बाकी अगर बात करें तो वीट यानी गेहूँ तो सिटी से थोड़ी दूर लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं केटल मतलब पशुपालन कह सकते हैं, तो पशुपालन ये सबसे बाहर होगा, जिससे कि जो मांस है, क्योंकि जो पशुपालन होता है तो मांस भी चाहिए होता है, तो मांस का जो प्रोडक्शन है वो सिटी तक पहुंच सके, तो इसलिए ये भी बाहर लगाए जाते हैं, वो अंदर नहीं लगाए जाते हैं। यानी कि रेंट लगान है, यानी कि शहर से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी सबसे पहले वेजिटेशन, वीट, केटल, यानी जैसे जैसे शहर से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आर्थिक लगान जो है घटता जाएगा। आइए देख लेते हैं। बी यानी कि वेजिटेशन, डब्ल्यू यानी कि वीट गेहूँ, सी यानी केटल यानी पशुपालन, वेजिटेशन सब्जी, वीट गेहूँ, केटल यानी कि पशुपालन। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, इनकी कुछ मान्यताएं थी सॉरी फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। इनकी सिद्धांत की मान्यताएं थी आइसोलेटेड स्टेट, यानी कि एकाकी प्रदेश या विलग प्रदेश, एकाकी प्रदेश या विलग प्रदेश, यानी कि एक ही उत्पादन और उपभोग क्षेत्र, यानी कि जो सिटी होती है उसमें एक ही प्रकार का उत्पादन हो और एक ही उपभोग क्षेत्र, यानी कि अगर ये यहाँ उत्पादन हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो जो उत्पादन यहाँ हो रहा है तो उपभोग क्षेत्र जो होगा ये सिटी होगा, यानी कि जितना ये यहाँ से उपभोग करेंगे वो केवल सिटी के लिए ही हो, यानी कि जितना भी उत्पादन हो यहाँ से जो उत्पादन हो रहा है वो केवल सिटी के लिए ही हो, यानी कि एक ही उत्पादन और एक ही उपभोग क्षेत्र हो। ये इनकी मान्यताएं थी। फिर कहा था इन्होंने तीसरे में, सभी किसान एक फसल के लिए एक ही कीमत पाते हैं, यानी अगर वेजिटेशन है तो जितने भी किसान हैं एक ही फसल के लिए एक ही कीमत हो, उनकी अलग अलग ना हो। ये इनकी मान्यताएं थी। चौथी मान्यताएं थी किसान अधिकतम लाभ पाने के इच्छुक हैं। अब कोई भी फ्रेंड्स अगर हम कुछ करते हैं तो वो अधिकतम लाभ हम पाने के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं, तो ऐसा ही इन्होंने बताया था कि जो किसान होते हैं वो एक इकोनॉमिक मैन है, यानी कि एक आर्थिक मानव है जो कि अधिकतम लाभ पाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं, तो इनकी एक ये मान्यताएं थी। फिर कहा था इन्होंने समान स्थलाकृतिक तथा जलवायु दशाएं। ये फ्रेंड्स समान स्थलाकृतिक तथा जलवायु दशाओं के साथ में फ्रेंड्स आर्थिक और सामाजिक, यानी सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव होता है वो भी देखने को मिलता है। केवल स्थलाकृतिक और जलवायु दशाएं ही यहाँ प्रभावी नहीं होती हैं, क्योंकि जब जहाँ हम रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ हमारी समाज कैसा है, यानी सोशल कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, यानी आर्थिक कैसी है, तो वो भी यहाँ प्रभाव डालता है। केवल स्थलाकृतिक या जलवायु दशाएं ही प्रभाव नहीं डालती हैं फ्रेंड्स। और बताया था जो 6 नंबर की जो मान्यताएं थी इनकी, इन्होंने कहा था
समान परिवहन साधन, यानी कि एक ही परिवहन होना चाहिए, यानी कि समान परिवहन होना चाहिए। यानी कि उस समय क्या होता था, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी वगैरह होती थी। तो अगर देखा जाए आधुनिक टाइम में, तो ये इनकी मान्यताएं फेल हैं। इन्होंने इसको आगे स्वीकार भी किया है, आगे देखेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स ये बात रही, यानी कि इन्होंने समान परिवहन साधन यानी कि घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी को माना था। फिर इन्होंने सातवीं मान्यता इनकी क्या थी, सातवीं मान्यता थी वान थ्यूनेन ने माना कि भार तथा दूरी के अनुपात में, यानी कि जैसे जैसे भार बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी तो जो परिवहन व्यय है बढ़ता जाएगा। सीधी बात है फ्रेंड्स, अगर हमारा भार जहाँ 1 कुंटल है वहाँ अगर हम 10 कुंटल कर दें तो, और दूरी हमारी 10 किलोमीटर है उसको 20 किलोमीटर कर दें, तो उसकी जो अनुपात है और जो परिवहन व्यय है वो तो बढ़ जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग पेयर बना दिए जाएंगे और 4-5 मान्यताएं दे दी जाएंगी, एक मान्यता अलग होगी और जो अलग होगी उसको निकालना होगा। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है, यानी वान थ्यूनेन ने माना कि भार तथा दूरी के अनुपात में, भार और दूरी के अनुपात में परिवहन व्यय बढ़ता है। बिल्कुल सही है, भार बढ़ेगा दूरी बढ़ेगी तो परिवहन व्यय भी बढ़ेगा। आगे इन्होंने जब ये चीज मानने के बाद में इन्होंने कहा, बाद में बदलाव किया इन्होंने, अब जब दूसरी बार इन्होंने मॉडिफाइड किया, ये वाला रूप बनाया था मॉडिफाइड वाला। इन्होंने एक नदी निकाली थी बीच से और बताया कि एक आइसोलेटेड ही नहीं बल्कि कुछ अलग प्रदेश ही बनते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक बहुत अच्छा जलवायु प्रदेश है, बहुत अच्छी जलवायु यहाँ की पाई जाती है, लेकिन अगर यहाँ से हटके एक ये प्रदेश बना दिया जाए फ्रेंड्स, और यहाँ की जलवायु भी अच्छी है, तो यहाँ भी एक आइसोलेटेड स्टेट बन सकता है, यानी कि एक विलक प्रदेश यहाँ भी बन सकता है। तो उन्होंने ये इस बात को स्वीकार भी किया कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आइसोलेटेड स्टेट होता है, यानी एक ही विलक प्रदेश होता है, एक ही एकाकी प्रदेश होता है, तो ऐसा नहीं है, अलग भी हो सकता है। फिर उन्होंने बताया था, तो हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया, वान थ्यूनेन ने दिया। कृषि अवस्थिति सिद्धांत कब आया, तो 1826 में आया। कृषि अवस्थिति सिद्धांत कहाँ की स्टडी पर बेस है, तो मैक्लेनबर्ग जो जर्मनी में है, तो जर्मनी के रहने वाले हैं तो वहाँ के बेस पर है। और आइसो स्टेट की बात किसने की, आइसोलेटेड स्टेट की बात किसने की, तो वान थ्यूनेन ने की। इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो वान थ्यूनेन ने कितने बले यानी कितने जोन, कितने कंसेंट्रिक में इन्होंने इसको बांटा था यानी डिवाइड किया था, तो फ्रेंड्स 6 में किया था। ऑप्शन में 7 आए तब नहीं करना, बहुत से लोग कहते हैं 7 में किया। 7 में उन्होंने सेंटर और एक नेविगेबल रिवर, यानी कि बाद में जब मॉडिफाइड किया था तो नेविगेबल रिवर यानी कि व्यापार के लिए एक नदी बताई थी, तो उसको नेविगेबल रिवर, और जो सेंट्रल सिटी है, जो केंद्र है, केंद्रीय शहर है, उसको 1 मान करके इन्होंने 7 बताया था। लेकिन जो मेनली था इनका फ्रेंड्स वो 6 थे। यानी पूछा जाए कि इसके वलय कितने हैं, जोन कितने हैं, तो फ्रेंड्स इसके जो वलय होते हैं वो 6 होते हैं। ये पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना आगे भी है। तो ये पूछा जाता है, सबसे पहले तो इनका क्रम पूछा जाता है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है और छठे वाले में क्या है। सॉरी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि 5वें वाले में यानी कि 5वें जोन में किस चीज को रखा गया है, यानी कि 3 फील्ड सिस्टम, यानी कि 3 क्षेत्र प्रणाली को रखा गया है। छठे में क्या है, यानी छठे वाले में क्या है, तो पशुपालन को रखा है। पहले वाले में क्या है, तो सब्जी फल दूध इसको रखा गया है। दूसरे में पूछा जाए तो फ्रेंड्स लकड़ी है, जलावन लकड़ी है। अब यहाँ जलावन लकड़ी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए। जब मैंने इसको अच्छे से जब उसको पढ़ा तो मैंने इसमें जाना कि जो जलाऊ लकड़ी और लकड़ी का उत्पादन, ये क्यों इन्होंने यूज किया था। जलाऊ लकड़ी ही यूज क्यों किया था फ्रेंड्स, हम सभी को पता है। जब हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे, मेरे सामने मैप है, अगर हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। तो जर्मनी अगर देखा जाए भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 45,
तो वो भूमध्य सागरीय जलवायु से भी काफ़ी ऊपर देखने को मिलता है। लगभग 50 डिग्री कह सकते हैं, 48-50 तक अक्षांश तक देखने को मिलता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हमेशा रहती है। जब ज़्यादा ठंडी रहती है तो मैगलेनबर्ग ने बताया था उस समय 1826 में जब इन्होंने दिया था, तब बताया था कि जो लकड़ी है, लकड़ी का जो हम यूज करते हैं वो अपने आप को सेक करने के लिए, सेक मतलब अपने आप को गर्म रखने के लिए, तापना बोलते हैं हमारे अपने, अगर देहाती भाषा में कहें तो तापना यानी सेकने के लिए जलावन लकड़ी का उपयोग सेंटर से बाहर यानी कि इससे निकल के दूसरे वाले में हम उसका उपयोग करते हैं। तो इन्होंने ये बात बताई थी। सबसे पहले में बाजार बागवानी में वेजिटेशन, दूध, फल, सब्जी, ये चीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले सेंटर में हम दूध फल को क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि वह खराब ना हो। तो पहले में बाजार बागवानी और दूध सब्जी हो गया। इसका क्रम पूछा जा सकता है। इसके क्वेश्चंस बनने के कई सारे मोड होते हैं। इसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पहले वाले में क्या है, यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, पूछा जाएगा पहले वाले में क्या है, यानी कि इसमें क्या है, तो इसमें बाजार बागवानी और दूध सब्जी पूछा जाएगा। दूसरे वाले में क्या, एक एक प्रश्न में एक बार में ऐसे ही पूछा जा सकता है। दूसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में क्या है, चौथे वाले में क्या है, पांचवें में ऐसे ही पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि इनका क्रम लगाइए, यानी कि इनका ऑर्डर लगाइए सेंटर से बाहर की ओर। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाजार बागवानी यानी दूध और सब्जी। दूसरे की बात करें जलाऊ लकड़ी यानी कि लकड़ी का उत्पादन यानी कि काष्ठ उत्पादन। वहीं बिना परती के फसल की खेती। बिना परती के फसल की खेती का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसी खेती जो हम बगैर भूमि को खाली छोड़े, बिना परती छोड़े यानी बगैर खाली छोड़े, यानी खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें लगातार कंटिन्यूसली साल के 12 महीने फसल या खेती करते रहते हैं। तो इसको बिना परत की फसल की खेती, ये तीसरे में आ जाएगी। वहीं फिर आती है फसल की खेती और चारागाह, यानी कि फसल की खेती और चारागाह, यानी कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, फसल की खेती तो होती है लेकिन उसमें 14% यानी 14%, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 14%, यानी कि 14% जो फील्ड यानी खेत होता है, मैदान होता है, उसको केवल चारागाह के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए कहते हैं इसको फसल की खेती और चारागाह, यानी चारागाह के लिए 14% 14% को छोड़ दिया जाता है। तो चौथे में क्या आएगा, फसल की खेती और चारागाह। वहीं पूछा जाएगा 3 खेत प्रणाली। तो फ्रेंड्स थ्री फील्ड सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? 3 फील्ड सिस्टम का मतलब होता है, मान लीजिए ये हमारा पूरा एक मैदान यानी खेत है, खेत मान सकते हैं, ठीक है। तो ये खेत है, तो हम इसको 3 खेत में ऐसे बांट देंगे, 3 खेत में, यानी एक खेत ये, एक खेत ये, एक खेत ये 3 खेत हो गए। तो 3 खेत प्रणाली का मतलब होता है कि अगर हम इसमें फसल लगा रहे हैं, मान लो इसमें हम बीट लगा रहे हैं, बीट यानी कि गेहूं लगा रहे हैं, तो जब तक ये गेहूं नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला, यानी इसका मतलब होता है 33% जो भूमि है, ये मान लीजिए 100% होता है, आपको पता 100% यानी 360 रन बोल सकते हैं, यानी 100% इसको मानते हैं हम। तो इसका 33% ही हम यूज में लाते हैं, उपयोग करते हैं। बाकी जो 66% है फ्रेंड्स, इसको परती छोड़ देते हैं, यानी खाली छोड़ देते हैं। कारण ये है कि तब तक ये 33% में हम कुछ ना कुछ बुआई करते हैं, तब तक ये 66% अपने आप में 1 या 2 साल खाली रहने के बाद उर्वरता इसमें जो है बढ़ जाती है। जब इसमें काट लिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें कर दिया जाता है और ये खाली छोड़ दिया जाता है। जब ये हो जाता है तो इसमें कर लिया जाता है और ये खाली छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, लगातार उर्वरता बढ़ती रहती है। तो इसी को कहते हैं 3 फील्ड सिस्टम, 3 खेत प्रणाली। तो पूछा जाएगा 3 खेत प्रणाली में कितने % भूमि का उपयोग किया जाता है? तो 3 खेत प्रणाली में 33% भूमि का उपयोग किया जाता है। ये सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। फिर सबसे बाद में कहेंगे आप पशुपालन यहाँ क्यों रखा गया है?
पशुपालन सबसे बाद फ्रेंड्स यूँ रखा गया है क्योंकि यहाँ क्या होता है पशुपालन के लिए, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है मांस का। जो मांस का उत्पादन करने के लिए यहाँ से ये पशुपालन होते हैं क्योंकि दूध भी देते हैं ये, और जो जब बेकार हो जाते हैं तो इनको पशुपालन में भी यूज कर लिया जाता है, जिससे इनका जो मांस है जो शीत प्रशीतन होते हैं, शीत प्रशीतन का मतलब होता है जो हमारे कोल्ड रूम होते हैं, कोल्ड यानी जो फ्रीज वगैरह होते हैं, उनमें रखने के बाद ये जो मांस का जो सप्लाई होता है वो केंद्र की ओर किया जाता है। तो इसीलिए इसको सबसे अंतिम में वानथ्यूनेन महोदय ने रखा था। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फिर तो अभी ये बिल्कुल सिंपल था, पूछा जाए पहले में क्या था, तो पहले में बाजार बागवानी, और दूसरे में क्या आता तो जलावन लकड़ी या काष्ठ, तीसरे में क्या आता तो बिना पट्टी के फसल भूमि यानी बिना पट्टी के लगातार कंटिन्यूसली और उसमें फसल लगाना, और चौथे में क्या है फसल की खेती और चारागाह फसल की खेती भी है, और उसमें चारागाह भी साथ साथ 14% उसके लिए छोड़ दिया जाता है जो हमारे पशु उनका उपयोग करते हैं। फिर पूछा जाएगा 5 में क्या है, तो 5 में 3 और फील्ड सिस्टम यानी 3 खेत प्रणाली। वहीं पूछा जाए छठे में, तो छठे में पशुपालन। तो जो इनकी वलय की संख्या है डायरेक्टली पीजीटी में पूछा जा सकता है कि वानथ्यूनेन ने कितने वलय यानी कितने जोन, कितने कंसेंट्रिक जोन में इनको बांटा था, तो 6 में। 7 मत करना फ्रेंड्स, 7 में इसको कभी नहीं मानेगा क्योंकि 7 इन्होंने बाद में जब मॉडिफाइड किया था तब अगर ऐसे पूछे कि जब उन्होंने मॉडिफाइड किया, करेक्शन किया, इसमें सुधार किया तो कितने वलय बनाए थे, तो इन्होंने वलय बनाए थे लेकिन इन्होंने 2 वलों को मिक्स किया था, यानी कि एक जो ये है नेविगेबल रिवर यानी व्यापार के लिए एक नदी बनाई थी, यहाँ से नदी बनाई जो कि सेंटर की ओर जाती है, वहीं एक सेंट्रल सिटी होती है, केंद्रीय नगर होता है। सॉरी फ्रेंड्स लाइट गई थी, तो केंद्रीय नगर था, सेंट्रल सिटी बनाई, जो कि यहाँ से इन्होंने ये कहा था सेंट्रल सिटी से कि अगर मॉडिफाइड किया कि मान लीजिए आज के समय में घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी नहीं है, जब उन्होंने दूसरा करेक्शन किया तो इन्होंने नदी को बेस बनाया, और नदी को बेस बनाने पर ये कहा था कि जो हम जो ट्रांसपोर्ट करेंगे उस इस सेंटर से यानी इस केंद्र से इस मार्केट से नदी के द्वारा ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी नदी के द्वारा ही सारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भेजा जाएगा। तो इन्होंने जो बेस बनाया था वो नदी को बनाया था। तो इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स, नदी को बेस बनाने के बाद देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। ये सेंटर है, सेंटर में क्या किया, ये नदी, यहाँ से नदी आ रही है ये, तो सेंट्रल सिटी यानी कि सेंट्रल सिटी, ये सेंट्रल सिटी है और ये नदी यानी कि ये नदी है, तो इन दोनों को मर्ज किया यानी इनको मर्ज किया, और एक सेंट्रल सिटी यानी केंद्रीय नगर, नेविगेबल रिवर यानी व्यापार के लिए नदी बनाई। फिर कुछ बदलाव नहीं किया इन्होंने, इसको यहाँ करने के बाद में बाकी जो ये हैं इसको ही इन्होंने दर्शाया। कैसे दर्शाया, इन्होंने बताया था सबसे पहले में, फिर पहला कैसे माना, मार्केटिंग, गार्डनिंग, मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि बाजार, बागवानी, दूध प्रोडक्शन। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है, तो इन्होंने ये माना इसमें एक में। फिर क्या माना इसमें दूसरे में, फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन, यानी कि जलाओ लकड़ी और लकड़ी का उत्पादन, कोई चेंजिंग नहीं है। बाकी देखिए क्रॉप फार्मिंग, लैंड विदाउट फैलो, यानी कि बिना परती के फसल की खेती, यानी कि विदाउट फैलो क्रॉप फार्मिंग, बिल्कुल सेम दिया इन्होंने, कुछ भी चेंजिंग नहीं की। फिर क्या चौथे में क्या दिया, क्रॉप फार्मिंग, टैलो लैंड फेस्चर, टैलो लैंड फेस्चर यानी कि फसल की खेती और चारागाह, यानी जो टैलो लैंड छोड़ देते हैं 14% केवल चारागाह के लिए, उसकी बात की। फिर 5वें में 3 फील्ड सिस्टम, यानी कि 3 खेत प्रणाली, वही इसमें यूज किया 5वें में, वही 5वें देखो इसमें यूज किया है। ये थोड़ा सही नहीं बना फ्रेंड्स क्योंकि जगह कम थी। अभी इसके 2 चित्र अभी इसके अलावा भी हैं फ्रेंड्स, वो इसमें बन नहीं पाए, लेकिन मैं इसी को मिटा के बनाने की कोशिश करूंगा, जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, फिर 3 फील्ड सिस्टम यानी 3 खेत प्रणाली, 5वें भी रखा। लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब होता है जो पशुपालन होता है उसका एक लाइव स्टॉक, यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी उसको 6 में लिया गया, लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो ये देखो 6 में ये है और 6 में ये है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
बस साथ में वाले में क्या किया था इन्होंने, पहले को मर्ज किया था, यानी सेंट्रल सिटी और जो व्यापार के लिए नदी बनाई थी उसको मर्ज किया, बाकी सारा सेम है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। फिर इन्होंने क्या कहा था, फिर इन्होंने एक बात कही थी, देखिए इधर कहा था, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे सारे बले हैं, छह बले हैं। तो इन्होंने सारे बले बनाए, लेकिन क्या किया इन्होंने बताया कि अगर हम इस पार्ट को देखें फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट या तो इधर से या इधर से कहीं से भी ले लो, बिल्कुल समान दिखता है ये वाला। अगर इसको देखें तो असमान दिखता है, देखो ये अलग है, इसकी दूरी इससे अलग है, इसकी दूरी इससे अलग है, इसकी दूरी इससे अलग है। फ्रेंड दिख रहा होगा आपको, इसकी दूरी इससे अलग है, इसकी दूरी इससे अलग है। वहीं इसको देखें, इसकी दूरी इससे अलग है, इसकी दूरी इससे अलग है, यानी कि छोटा है, इससे बड़ा है, बिल्कुल सही है, इससे छोटा है। तो इसका क्या मतलब था, इन्होंने ये बताने की कोशिश की। तो इन्होंने बताया था, यानी प्रथम पेटी की उर्वरता, यानी जो प्रथम पेटी है इसकी उर्वरता फसल के लिए अच्छी है। मान लीजिए इसकी उर्वरता फसल के लिए अच्छी है, यानी कि उर्वरता बहुत अच्छी है, फसल अच्छी हो सकती है, पर 2, 3 और 4, 2 और 3, 4 मिट्टी जो है अनुर्वरक है, यानी उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ है। यानी कि जो एक में तो उर्वरक है और 2, 3, 4 में अनुपजाऊ मिट्टी है, तो वह पेटियां सिकुड़ जाएंगी। यानी जब उर्वरक नहीं होगी तो वहाँ पॉपुलेशन भी नहीं होगी, जनसंख्या नहीं होगी, जनसंख्या नहीं होगी तो वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसमें ये बताया था, इस तरीके से चित्र आए तो आसानी से बता सकते हैं कि अगर एक उर्वरक है तो 2, 3, 4 में अगर अनुपयुक्त मिट्टी है तो वो पेटी क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। वहीं इस वाली पेटी की बात करें फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4 यानी 5, 6, अगर ये मिट्टी अगर उर्वरक है तो फ्रेंड्स इस तरीके का परफॉर्मेंस तैयार होगा, ये प्रोसेस तैयार होगा जो अभी हम बात करके आए हैं। तो ये थोड़ा अलग हो गया। वहीं इसमें कहा है 4 और 3, यदि इस मिट्टी की उर्वरता 3, 4 में उपलब्ध है, यानी जो मिट्टी की उर्वरता है 3 और 4 वलय में उपस्थित है और 1 और 2 में उर्वरता नहीं है, तो वह पेटी एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी, यानी कि वहाँ आवागमन रहेगा, काम अच्छे से होंगे। लेकिन इसके तरह कभी नहीं होगी, यानी कि 3, 4 में उर्वरक है, अच्छे और उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें नहीं है 1 और 2 में, तो पेटी जो है एक्टिव रहेगी। उन्होंने ये बात बताई थी। फिर इस वाले बले को देख लेते हैं। इस वाले बले में इन्होंने बताया था कि इस पूरे क्षेत्र की उर्वरता अनुपयुक्त है। क्यों है, उर्वर ही नहीं है तो पेटियां इस तरह बनेंगी, विकास बहुत कम होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ये इससे सटा हुआ, ये इससे सटा हुआ, ये इससे सटा हुआ, बिल्कुल सटे हुए हैं, एक दूसरे से एकदम मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें उर्वरता है ही नहीं, मिट्टी में उर्वरता बिल्कुल है ही नहीं, जिसके कारण ये काफी सिंक हो गया, एकदम से अनुपयुक्त हो गया, यानी कि विकास होगा ही नहीं। जब मिट्टी उर्वर है ही नहीं तो विकास कहाँ से होगा। तो ये जो सूखा, अगर इस तरीके से दे, इसके बारे में पूछे बनाने के बाद में चित्र में, तो आप समझ जाना कि छोटा जो किया है इसका कारण ये है कि जो मिट्टी है उसमें उर्वरता नहीं है। थोड़ा सा बड़ा किया है तो इसका मतलब ये है कि एक जोन में मिट्टी उर्वर है, बाकी 2, 3, 4 में उर्वर मिट्टी नहीं है, इसलिए ये पेटियां जो है सिकुड़ रही हैं। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से पूरा अगर पूछ लिया जाए, ये पूरा अच्छे से बना हुआ है, ये पूछ लिया जाए तो ये बिल्कुल बढ़िया है, जो कि इसमें है ऐसे सेम होगा। इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 3 और 4 में मिट्टी उर्वर है लेकिन 1 और 2 में नहीं है, तो वो जो पेटी होगी, जॉन होगी, मेखला होगी, वो एक्टिव होगी, यानी सक्रिय होगी, लेकिन पूरी तरीके से उर्वर नहीं होगी। आइए अंतिम में देख लेते हैं फ्रेंड्स, अंतिम में क्या कहा इन्होंने। इस वाले के बाद में एक मेखला ऐसी बताई कि इन्होंने कहा था कि नगर के चतुर्दिक जो कृषि स्थानीयकरण है वह अलग अलग हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से बनेंगे। अगर मिट्टी बिल्कुल कहीं कहीं बिखरी बिखरी है तो स्थानीयकरण जो है अलग अलग हो जाएगा, यानी चतुर्दिक विकास हो जाएगा उसका। यहाँ भी 4 बन जाएगा, 4 यहाँ जॉन बन जाएगा, 4 यहाँ जॉन बन जाएगा, यानी कि एक फैलाव हो जाएगा। सारी जो पेटियां हैं
बिखर जाएंगी, एक इधर एक उधर सारी पेटियां बिखर जाएंगी, यानी कि नगरों का चतुर्दिक विकास यानी चारों तरफ विकास हो जाएगा। तो इन्होंने इसकी बात की थी फ्रेंड्स। तो ये रही वीडियो, और इसमें आप देखिए बड़े आराम से क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा J.H. वान थ्यूनेन कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे, और जर्मनी में इन्होंने कहाँ की स्टडी की थी, तो मैकलेनबर्ग की थी। और जो ये मॉडल है किस पर आधारित है, तो एम्पेरिकल मेथड पर आधारित है, और ये इनका खुद का अनुभव किया हुआ आधारित है। तो पूछा जाए ये 40 वर्ष कहाँ रहे, तो मैकलेनबर्ग में एक फॉर्म थी, हाँ फ्रेंड्स, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि जो जिस फार्म में इन्होंने काम किया था उस फार्म का क्या फार्म का क्या नाम है, तो उस फार्म का नाम टेलो था। पूछा जाए उस फार्म का क्या नाम था, तो उस फार्म का नाम टेलो था, यानी कि टेलो। पूछा जा सकता है कि वान थ्यूनेन ने जिस फर्म में 40 वर्ष काम किया, स्टडी की, वही स्टडी क्षेत्र था मैकलेनबर्ग, तो उस फर्म का क्या नाम है। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन का पूछने का जो मोड है काफ़ी बदल चुका है। जैसे परमाफ्रेस्ट पूछा गया था, किसने दिया, टेलो शब्द किसने दिया, टैब्लो क्या है, और पेज शब्द है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेलो पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं टेलो वान थ्यूनेन ने जो फर्म में रहते थे, 40 वर्ष कार्यकाल इनका रहा, तो उस फर्म को टेलो कहा गया। पूछा जाएगा इनका सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अनुभव पर आधारित है, और इन्होंने एम्पेरिकल मेथड का प्रयोग किया था। वहीं कंसेप्ट ऑफ रेंट यानी आर्थिक लगान की बात की, और जैसे जैसे केंद्र से बढ़ते जाते हैं तो जो कृषि की गहनता है उसमें कमी आती जाती है, और जैसे जैसे बाहर से केंद्र की ओर जाते हैं तो जो कृषि की गहनता है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पूछा जाएगा। 6 वलय होते हैं, इसमें जोन होते हैं, ये क्वेश्चन से बनने वाले हैं। और फ्रेंड्स ये अगर पसंद आई हो तो आप फ्रेंड्स लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कल सेक्टर मॉडल या कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो वर्गेस का है उसकी वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, और निराश न होइए। मेरा भी इस समय कुछ नहीं हुआ, न नेट न JRF। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मुझे ही बंद करना पड़ेगा।